हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय इतिहास के सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को देखेंगे। उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने जैन धर्म और मौर्य काल के बारे में एक वीडियो बना दिया है। साथ ही पॉलिटी में भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत और प्रमुख अनुसूची के बारे में बताया है, जो प्लेलिस्ट में मौजूद है उसको भी एक बार आप लोग देख लेंगे। एक अच्छे इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ मैंने बताया है। चलिए देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल में आदिम मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो शिकार। पूरा पाषाण काल में जो मनोरंजन का साधन था वो शिकार था। और ये उसका मेन भोजन क्या था? तो मांस और कंदमूल। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। ठीक है। अनार्य कहने का मतलब ये है कि जिनका रिलेशन सिर्फ शहरी सभ्यता से था, जबकि जो आर्य लोग थे उनके संबंध केवल ग्रामीण सभ्यता से था। आगे देखते, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है। कांस्य युग से। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। और कांसा किससे मिलकर बना होता है? तांबा और टीन का। इसे ताम्र पाषाण कालीन नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किस देवता की? तो पशुपति का। और ये प्रमाण कहाँ में मिलता है? तो मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, जिससे ये प्रमाणित होता है कि हड़प्पा काल के लोग यानी सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया? तो गाय का। अभी तक जो हड़प्पा काल से मिला है उसमें हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा और हिरन का वर्णन मिला है, जबकि गाय और घोड़े का कोई भी प्रमाण नहीं मिला। आगे है क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? तो पशुपति की। आगे देखते, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज की थी? तो ये सर्वप्रथम एक कनिंघम यानी कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 ईस्वी में और 1873 ईस्वी में हड़प्पा का सर्वेक्षण करके बताया था। इनको अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व के जनक भी कहा जाता है। भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि भारतीय पुरातत्व के जनक कहलाते हैं। और इन्होंने भारत के प्राचीन स्थल, स्तूप और भवनों का निर्माण यानी कि निरीक्षण किया था। सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। और सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या है? तो 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई तो 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व के दौरान। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? तो सिंधु घाटी को अभी तक पहचाना ही नहीं गया, तो उसकी कोई भी लिपि नहीं मानी जाती है। ऐसे इसे चित्रात्मक लिपि प्रचलित थी उस समय, और इसे क्या कहा जाता था? आदि ऐतिहासिक सभ्यता वर्ग में रखा गया है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, जो कि एक सिंधी भाषा का अर्थ है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो वर्तमान सिंध में। और सिंध कहाँ? पाकिस्तान के लाड़काना जिले में। और मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार यानी कि अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो में। इसे एक बृहद स्नानागार के रूप में भी जाना जाता है। और ये इसे किसने बनाया था? तो मार्टिमर हिलर ने इसे अन्नागार बताया। सिंधु सभ्यता का बृहद स्नानागार किस स्थल पर पाया जाता है? तो मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? ये वर्तमान सिंध प्रांत में पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा यानी कि सिंधु घाटी में लोगों का मुख्य व्यापार क्या था? कृषि। आगे देखते हैं, और वहाँ पे जो है प्रमुख खाद्यान्न क्या था? खाद्य पदार्थ क्या था? गेहूं और जौ। जो कहाँ पे? तो सिंधु नदी के किनारे की जो सहायक नदियाँ थी उससे एक अच्छी पैदावार होती थी, इसलिए सिंधु घाटी के लोग कृषि पे
आधारित थे। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर क्या है? पतन मतलब बंदरगाह, पतन मतलब बंदरगाह, यानी कि सिंधु घाटी का प्रमुख पतन नगर बंदर कौन सा है? तो लोथर। और लोथर कहाँ पे? तो गुजरात के अहमदाबाद जिला में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज किसने किया था? तो S.R. राव ने इसकी खोज की थी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, हड़प्पा, कालीबंगा, रंगपुर और रोपर। तो हड़प्पा जो है वो वर्तमान भारत में नहीं है, ये वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में माटगोमरी जिला में स्थित है और ये रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है, जो कि सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है हड़प्पा। इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? ऑप्शन क्या है? लोथल, कालीबंगा, आलमगीरपुर और डाबरकोट। तो जो डाबरकोट है वो हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा को निर्धारित करता है। इस तरह से जो है उत्तर में जो है मांडा जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, उत्तरी क्षेत्र है जम्मू कश्मीर में, आलमगीरपुर है ये उत्तर प्रदेश में, जो किधर? तो पूरब में। दक्षिण में देखें तो दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र में और पश्चिम में सुत कांगेडोर बलूचिस्तान में है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो ऑप्शन है मांडा, सुरकोटदा और हुलास और बालाकोट। तो बालाकोट जो है वो भारत में स्थित नहीं है, ये पाकिस्तान के दक्षिणी भाग में अरब सागर के किनारे स्थित है और यह एक बंदरगाह नगर था। जो बालाकोट है वह एक बंदरगाह नगर है और जो सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? तो हड़प्पा कालीन लोगों को लोहा की कोई भी जानकारी नहीं थी। हड़प्पा कालीन लोगों को सोना, चांदी, तांबा, कांसा और सीसा का ज्ञान था, जबकि वहां के लोगों को लोहे का कोई भी ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण से कहा जाता है? तो बर्तन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य पूर्व की सभ्यता मानी जाती है। ऋग्वैदिक कालीन मृदभांड में काला और लाल मृदभांड की प्रधानता है, जिससे कि सिंधु घाटी में ये पता चलता है कि ये आर्य से पहले आए थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है? कथन दे रखा है जिसमें से ये कथन मैं पढ़ रहा हूँ, उनके घर ईंटों के बने होते थे, ये सही है। सभा भवन की खोज मोहनजोदारो में हुई, ये भी सही है। और घर का निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था, ये भी सही है। यानी कि इनमें से सभी हो जाएंगे। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी के लोगों के घर बने होते तो एक पक्की ईंटों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है? तो सिंधु घाटी कैसी सभ्यता थी? तो शहर योजना प्रणाली पे। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? शहर योजना प्रणाली। और सिंधु घाटी में चौड़ी सड़कें एक दूसरे की लंबत काटती हुई मकान पक्के और कच्ची ईंटों के बनाए हुए थे, और जबकि नाली और सफाई की व्यवस्था भी एक उत्तम प्रणाली में था। आगे देखते, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता कहाँ से? तो पुरातात्विक उत्खनन से। सिंधु सभ्यता का ज्ञान जो है पुरातात्विक उत्खनन से मिलता है, क्योंकि वहाँ कोई साहित्य तथा ताम्रपत्र नहीं पाए गए। मृदभांडों पर कुछ लेख पाए गए हैं, परंतु वे अभी तक पढ़े नहीं गए हैं, क्योंकि सिंधु घाटी जो है अभी भी चित्रात्मक लिपि मानी जाती है। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? तो तांबा का, जबकि लोहा का कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई धातु तांबा थी, और जिसका आरंभिक तिथि 5000 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट माना जाता है, और इसे एक नवपाषाण काल कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। तो चलिए देखते। क्वेश्चन है, भारतीय पटल पर आर्य लगभग आए थे। तो भारतीय पटल पर जो आर्य का आगमन है वो लगभग 1500 ईस्वी पूर्व में हुआ था, जबकि सिंधु घाटी कब था? तो 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक। और ये भारत में आकर कहाँ पे? सप्त सैदव प्रदेश में बसे थे। उत्तर वैदिक काल में इनका विस्तार गंगा नदी के क्षेत्र तक हो गया था। ठीक है, आगे देखते हैं, आर्य कब भारत आए? तो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच में। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से। आर्य लोग जो थे वो मध्य एशिया से आए थे, और सर्वाधिक मान मैक्स मूलर के जो मतानुसार है आर्य मध्य एशिया कैस्पियन सागर के आसपास से भारत में आए थे।
आर्य भारत में किस रूप में आए थे, यानी कि अब आर्य लोग जो थे वो भारत में क्या करने आए थे, तो एक आक्रमणकारी के रूप में। विभिन्न कारणों से मुख्यतः जनसंख्या में वृद्धि और चारागाह की खोज के कारण आर्यों की शाखाओं में मध्य एशिया से पूर्व और पश्चिम की ओर बढ़ना आरंभ किया और उन्होंने पूर्व की ओर बढ़ने वाली शाखा में अफगानिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश किया था, जहां के स्थानीय निवासियों को युद्ध में परास्त करते हुए भारत को अपना निवास स्थान आर्यों ने बनाया था। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? मैं पढ़ रहा हूँ ऑप्शन: सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और उपनिषद। तो इनमें से ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद को विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच हुई थी। बाद में उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हुई, यानी कि अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे और ऋग्वैदिक कालीन ग्रंथ मुख्य रूप से संस्कृत भाषा में ही लिखी जाती थी। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। किस नदी का जिक्र किया गया? तो सरस्वती नदी का। और इसे नदियों में श्रेष्ठ यानी कि नंदी तमा एवं नदियों की माता सिंधु माता कहा गया। यानी कि नंदी तमा और सिंधु माता किस नदी को कहा जाता है? सरस्वती नदी को। और आर्यों की सबसे प्रमुख नदी सिंधु थी, जिसका ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णन किया गया। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है किसमें? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में और सामवेद में। तो इसकी सबसे बढ़िया विवेचना कहाँ की गई है? सामवेद में। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना सामवेद में की गई है और इसमें अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए और इनका उच्चारण विशेष प्रकार के यज्ञ के अवसर पर गाते हुए किया जाता है। आगे देखते हैं, ये मिलान करने वाला है। तो ब्राह्मण जो थे वो कहाँ से आए थे? तो वैदिक कार्यों के संपादन की विधि का वर्णन करता है। उपनिषद है जो शिक्षण संबंधित समस्याओं का वर्णन करता है। अथर्ववेद जनसाधारण के रीति रिवाज का व्याख्यान करता है और ऋग्वेद जो है अवेस्ता के साथ भाषा में समानता का वर्णन करता है। जादू टोना का अध्ययन किस वेद से किया जाता है? ये जादू टोना का वर्णन किस वेद में है? तो अथर्ववेद में। आगे क्वेश्चन है, वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो तांबा का। वैदिक काल में प्रारंभिक भाग में सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु तांबा थी और उत्तर वैदिक काल में तांबे के अतिरिक्त चांदी, सोना एवं लोहा आदि धातु का भी प्रयोग होने लगा था। ब्राह्मणवाद, जिसे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है, की जड़ें थी। यानी कि ब्राह्मणवाद की सर्वप्रथम जड़ें कहाँ प्राप्त होती है? तो ईसा युग के आरंभिक शताब्दी में, यानी कि ईसवी जो था उसके प्रथम शताब्दी में। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के कठोर न होने के कारण इस समय इनकी जड़ें नहीं पनप पाई थी। वर्तमान ब्राह्मणवाद का रूप स्मृति काल 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी में ही स्पष्ट होता है। आगे क्वेश्चन है, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? तो विधि का लेखक मनु को माना जाता है। मनु स्मृति जो थी उसको। आगे, हिंदू विधि का एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? तो मिताक्षरा का रचनाकार विज्ञानेश्वर थे और ये याज्ञवल्क्य की स्मृति पर टीका ग्रंथ था। वैदिक युग में क्या था? तो अनुलोम विवाह स्वीकृत था। तो अनुलोम विवाह में क्या होता है? उच्च वर्ग का पुरुष कनिष्ठ वर्ग की स्त्री से विवाह करता है, यानी कि जो अपर कास्ट के लोग होते हैं वो लोअर कास्ट के स्त्री से विवाह करते थे। इसे अनुलोम विवाह कहा जाता था। वह सही तिथि क्रम क्या है जिनमें निम्नलिखित ने भारत पर आक्रमण किया? ये ऑप्शन है, इसको मैं बता रहा हूँ। तो पहले आर्य का भारत पर आक्रमण हुआ था 1550 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व में। फिर यूनानियों का आक्रमण हुआ 326 ईस्वी पूर्व से 325 ईस्वी पूर्व, यानी कि सिकंदर के समय का। फिर कुषाणों का प्रथम सदी में और हुन का लगभग 460 ईस्वी पूर्व में स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। यानी कि सबसे पहले आर्य आए, फिर यूनानी आए, फिर कुषाण आए और फिर हुन आए। स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? तो स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदारनाथ के रूप में और कुमाऊं को मानखंड के रूप में जाना जाता है, जो कि वर्तमान में उत्तराखंड में स्थित है और उत्तराखंड कहा जाता है।
शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था, जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ किस रूप में? सिक्का। यानी वैदिक काल में निष्क शब्द का अर्थ था आभूषण और वर्तमान में उसका सिक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक पंचांग का प्रथम मास होता है क्या? चैत। शक पंचांग का प्रथम मास चैत होता है और इसके बाद जो चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ व फाल्गुन, यानी कि अंतिम महीना जो होता है वो फाल्गुन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना होता है फाल्गुन। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र। ऋग्वेद का प्रमुख देवता इंद्र को माना जाता है और इंद्र को विश्व का स्वामी कहा जाता है। विश्व का स्वामी किस देवता को? इंद्र को। और इन्हें पुरंदर की संधि दी गई है। ऋग्वेद में करीब 250 सूक्तों में इंद्र का वर्णन किया गया। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र के लिए। वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे वर्षा और ब्रज के लिए, जिस कारण इन्हें प्रिय अस्त्र ब्रज कहा जाता था। ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व कौन है? तो ऋग्वेद का प्रमुख देवता अग्नि को माना जाता है और इनके बारे में ऋग्वेद में कुल 200 श्लोक है। हालांकि सर्वाधिक प्रमुख देवता इंद्र है, जिनके बारे में कुल 250 श्लोक है, किंतु भारत में प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित सब सत्यमेव जयते किसके लिए, किससे लिए गए हैं? तो मुंडकोपनिषद से। जो भारत का जो अभी चिन्ह है उसमें लिखा हुआ रहता सत्यमेव जयते, वो कहाँ से लिया गया था? तो मुंडको उपनिषद से। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो 18। और पुराणों के रचयिता किन्होंने? लोमहर्ष या उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। और ये ऋग्वेद के 3रे मंडल में इसका वर्णन मिलता है और इसकी रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? तो प्रकृति का। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना थी। आर्यों ने प्रकृति की रहस्यमय शक्तियों से प्रभावित होकर उन्हें दिव्य स्वरूप प्रदान किया तथा इन शक्तियों की देवताओं के रूप में स्तुति की। कहीं कहीं देवता का नाम वही है जो उस प्राकृतिक क्रिया का है जिसका कि वह देवता प्रतिनिधित्व करता है। आगे देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन। ऋग्वैदिक काल में पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था और ये पशुधन और गाय पर विशेष चर्चा बताया गया है ऋग्वेद में। और कृषि का उल्लेख केवल 24 बार हुआ। बाद में उत्तर वैदिक काल में कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय बन गया था। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ क्या है? व्रीहि यानी कि चावल। वैदिक साहित्य में व्रीहि एवं तंदुल का प्रयोग चावल के लिए किया गया है, जबकि गेहूं के लिए गोधूम शब्द का प्रयोग किया गया। पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो ये भाषा और व्याकरण के प्रमुख विद्वान थे। तो दोस्तों, इस तरह से हमने इस वीडियो में वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखे हैं, जिससे कि आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा अपने आप में इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, और आप लोग किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।